कुछ मतलब बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम अ, अगर हम थोड़े मतलब 5 साल के बाद बैंक के पास से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। मतलब वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब 5 साल के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन माँगे ना, तब ये सारे डॉक्यूमेंट हमें काम लगे, ऐसा। ठीक है? चलो। तो स्टार्ट कैसे करना है हमारा बैंक ऑडिट? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये जो उसका बैंक का जीएल या पीएल रहता है ना ब्रांच का, वो थॉरली हेड टू हेड एक वर्ड मतलब पता है हेड टू हेड कि सपोज वहां पे ऐसा ऐसा लिखा है टेलीफोन एक्सपेंस, तो उसके साथ ऐसा बताना है कि टेलीफोन कितने हैं, टेलीफोन एक्सपेंस में क्या क्या आपने इंक्लूड किया है। और ऐसा कभी भी सोचना नहीं है कि टेलीफोन एक्सपेंस हम पूछेंगे तो उसको लगेगा यार ऑडिटर को इतना भी पता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तो वर्ड टू वर्ड जितने भी पीएनएल या बैलेंस शीट या जीएल में जितने भी हेड है ना, वो सारे हमें ब्रांच मैनेजर के साथ डिस्कस करने हैं। हाँ, सेकंड रूल हमारा क्या रहेगा, अगर पॉसिबल है ना, तो उसका जो एडवांसेस और डिपॉजिट या और उसका नॉन फंड बेस का जितना भी पोर्टफोलियो है ना बैंक का, वो सारे हमें एडवांस में कलेक्ट करने हैं। तो उसके हिसाब से हम पूरा ऑडिट का प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से सैंपल साइज लेने हैं, क्या करना है। तो उसका एडवांस का डिपॉजिट का पोर्टफोलियो अगर एडवांस में मिल जाता है और पॉसिबल है ना, तो क्या 25th मार्च का भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या 5 दिन में इतने सारे डिसबर्समेंट नहीं होते या सैंक्शन नहीं होते, तो वो भी हम एज अ स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है? और जनरली क्या होता है कि मार्च महीने में कोई भी बैंकर नया एडवांसेस करते नहीं है। वो ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइजेशन या कुछ स्ट्रेस में अकाउंट चल रहा है तो उसकी रिकवरी, ये सारे ही काम करते हैं। ये बैंकर सारे इतने ही काम करते हैं मार्च एंडिंग। पूरे साल एडवांसेस वो सब वर्क रहता है, लेकिन उसके बाद ऐसा रहता है। हाँ, चलिए। फिर 2021 में आरबीआई ने कितने सर्कुलर इश्यू किए, कितने मास्टर डायरेक्शन इश्यू किए, वो थोड़ा देखते हैं। तो 2021 में आरबीआई ने 199 सर्कुलर सिर्फ इश्यू किए, सिर्फ 199, और 7 मास्टर डायरेक्शन इश्यू हुए, 4 मास्टर सर्कुलर इश्यू है और 5 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू है, और 89 बैंकों को पेनल्टी के ऑर्डर इश्यू हुए, 89 बैंक, इंक्लूडिंग इसमें कॉमर्शियल भी बैंक भी इंक्लूड है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी इंक्लूड है, एनबीएफसी भी इंक्लूड है, और ऑडिटर की पेनल्टी भी इसमें लास्ट ईयर एक बैंक को पेनल्टी इनिशिएट हुई थी, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है? तो मतलब ऑडिटर को भी पेनल्टी अब लग सकती है, और आरबीआई के पास ऑलरेडी इसके राइट्स, आरबीआई अंडर सेक्शन 45 डबल एम डबल ए में ये उसके पास ऑलरेडी पावर है आरबीआई के पास कि वो ऑडिटर को भी पेनल्टी इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैंकर को ही पेनल्टी कर सकते, क्योंकि वो उसके रेगुलेटेड एंटिटी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मिनिमम ये सारे सर्कुलर रीड करने हैं, सिर्फ 199 जैसे मैंने बताया बस। और सेकंड स्टेप हमारे क्या रहेगा कि गाइडेंस नोट इश्यू बाय आईसीए 2022 की ऑलरेडी इश्यू। हाँ बताइए। हाँ, तो गाइडेंस नोट इश्यू 2022 की ऑलरेडी इश्यू हो चुकी है, सिर्फ 800 पेज की, तो वो हमें देखनी है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे ये सारे पैरामीटर्स हम जब कंसीडर करते हैं ना बैंक ऑडिट में, क्योंकि बैंक ऑडिट में जनरली ये सारे पैरामीटर हमें ऐसा लगता है ये सेंट्रल ऑडिटर वेरिफिकेशन करेगा, हमारा ब्रांच में ऐसा रोल नहीं रहता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें ब्रांच का भी रोल रहेगा। और अगस्त 13 2021 का एक आरबीआई का सर्कुलर है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स ऑन फाइनेंशियल स्टेट, अभी सेकंड स्लाइड में वो आएगा, चलिए वहां पे चलते। ठीक है? हम्म। तो आरबीआई जो अपनी सर्कुलर होती है ना, आरबीआई वो अपना जब सर्कुलर इश्यू करती है ना, तो उसकी लैंग्वेज कैसी रहती है, आरबीआई की लैंग्वेज। तो जनरली क्या होता है कि आरबीआई की जो लैंग्वेज मतलब इंग्लिश यूज होती है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है। आरबीआई की इंग्लिश की लैंग्वेज वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, नॉर्मल हमारा जो इंग्लिश होता है ना उसकी तरह नहीं होता है। और
किसी में चार्टर्ड अकाउंट को पूछो ना कि कितनी उंगली है, तो क्या बताएंगे सब? 2 उंगली है, ठीक है, 2 है ना सर? हाँ, चलिए सही है। लेकिन मैं किसी आरबीआई ऑफिसर को बताऊं ना कितनी उंगली है, तो वो क्या बोलेगा पता है? वो ऐसा बोलेगा कि ये 2 उंगली नहीं है, 2 उंगली नहीं है। ऐसा बिलीव करने के मतलब ऐसा नहीं, 2 उंगली नहीं है ऐसा बिलीव करने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। ગુજરાતીમાં કહું ને કે આ 2 આંગળી નથી એવું માનવાને મારે પાસે કોઈ કારણ નથી. આરબીઆઈ એવું કે છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને ઓલરેડી જે આપણી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ને, તો એના એડવાઇઝર અને આરબીઆઈ ના એડવાઇઝર મને એવું લાગે છે કે બંને સેમ એક જ વ્યક્તિ છે. કારણ શું છે તમને કે જે મેં તમને હમણાં લેંગ્વેજની વાત કરી ને, આરબીઆઈ ના લેંગ્વેજની, એમ આપણું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એક ગાઈડન્સ નોટ છે સર્ટિફિકેશન. જ્યારે આપણે ઓલું કે સર્ટિફિકેશન ઇશ્યુ કરે તે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનમાં જઈએ છીએ ને આપણે, તો એ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનમાં આપણે એક ટિક માર્ક કરીએ છીએ કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા જે ઓલું સર્ટિફિકેશન ગાઈડન્સ નોટ આપણે જે છે એ મેં રીડ કરેલી છે, એના નોર્મ્સ બધા ફોલો કરેલા છે, એવું આપણે ટિક માર્ક કરીએ છીએ ને જ્યારે આપણે યુસીએન જનરેટ કરીએ છીએ ત્યારે એક માર્ક કરીએ છીએ. તો એ યુસીએન ની ગાઈડલાઈનમાં ઓલરેડી આ રીતે જ લખેલું છે કે જ્યારે બી એઝ એ સર્ટિફિકેશન તમે ઇશ્યુ કરો ને, તો એ નેગેટિવ સર્ટિફિકેશન ઇશ્યુ કરવાનું. એટલે શું કે નેગેટિવ પ્લસ નેગેટિવ એટલે પોઝિટિવ. ઓલરેડી આપણી ગાઈડન્સ નોટમાં લખેલું. કારણ શું છે કે આ રીતે જ્યારે આપણે નેગેટિવ સર્ટિફિકેશન ઇશ્યુ કરીએ નેગેટિવ લેંગ્વેજમાં, તો આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી મિનિમાઇઝ થઈ. હું એમ કહી દઉં કે આ 2 આંગળી છે ને, તો એ 100% શ્યોરિટી થઈ જશે. હું એમ કહું કે આ 2 આંગળી છે તો એ 100% શ્યોરિટી છે. પણ હું જ્યારે એમ કહું કે આ 2 આંગળી નથી એવું માનવાની કોઈ કારણ નથી, તો એ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓછી થઈ. પતા ચલા? એવી રીતે. तो જ્યારે भी આપણે बैंक ऑडिट કરીશું, मतलब जब भी हम बैंक ऑडिट करेंगे, तो आरबीआई सर्कुलर विदाउट अगर हमने ये आरबीआई सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन, मास्टर सर्कुलर, पॉलिसी, गाइडेंस नोट और बीआर एक्ट, उसके रीड मतलब उसको कुछ हमने वेरिफिकेशन नहीं किया या उसका हमने वो नहीं किया है, और जब हम ऑडिट में जाएंगे तो कैसा ऑडिट होगा, तो वो देखते हैं कैसा ऑडिट दिख रहा है, कैसा ऑडिट होगा वो. मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना? हाँ नहीं दिख रहा है सर, वो मेथड ऑफ ऑडिट पे ही है, मेथड ऑफ ऑडिट है ना, उसी पे है. वहां पे है. एक मिनट, एक अब दिख रहे हैं? नहीं सर, नहीं, एक मिनट. चलिए अब दिख रहा है? हाँ सर. हाँ. यस. तो मैंने जैसे बताया सर कि विदाउट वेरिफिकेशन मतलब हमने स्टडी नहीं किया है, अगर मास्टर सर्कुलर, मास्टर डायरेक्शन, नोटिफिकेशन ऐसे जो आरबीआई ने इशू किए है और गाइडेंस नोट हमने स्टडी नहीं किया है, तो जो हमारा ऑडिट होगा ना वो ऐसा होगा कि वहां जाके होगा क्या पता है, हम बहुत ही बिजी हो जाते हैं. और जनरली हमारा जितना भी मतलब ऑडिट का टाइमिंग रहता है ना, उसमें 80% वर्क हमारा ऐसा रहता है कि बहुत ही बिजी रहते हैं. 80% वहां पे ऐसा रहता है. तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, वहां जाके स्मार्ट वर्क करना है. और जनरली हमारा ऑडिट रहता है ना जब हमारी फर्म का, तो वो कैसा रहता है, हमारा 15 दिन का ऑडिट जनरली पीरियड रहता है, और 15 दिन में हम 9 डेज ब्रांच पे नहीं जाते, 9 दिन हम ब्रांच पे नहीं जाते, सिर्फ 6 दिन जाते हैं. और हमने जो अभी मैंने आगे बताया ना कि हम पूरा उसका बुक्स ऑफ अकाउंट वेरीफाई करें, जो आरबीआई के सर्कुलर उसको नोटिफिकेशन वो सारे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज करें, और वहां जाके सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करें. जनरली क्या होता है, ब्रांच मैनेजर ऐसा सोचता है कि ऑडिटर को ब्रांच पे बुलाओ, उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन में बिजी कर दो, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बोलते हैं आप सब लिख लो कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है. हमें सिर्फ इतना नहीं करना. और जनरली हमारा वहां जाके जो परफॉर्मेंस होता है ना वो ऐसा ही रहता है. तो ऑडिट ऐसे नहीं करना. ठीक है, चलो.
तो जैसे मैंने बताया कि 30 अगस्त को एक मास्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स आया है, मास्टर डिस्क्लोजर नॉर्म्स के रिगार्डिंग। ये डिस्क्लोजर नॉर्म्स के जो मास्टर डायरेक्शन आई ना, उसमें क्या बताया कि जो बैलेंस शीट या पीएनएल का जो रहेगा ना, बैलेंस शीट उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो जनरली हमें ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट तो सेंट्रल ऑडिटर जब अपने बैंक अपने बुक्स वगैरह पब्लिश करेगी ना, तभी ये यूटिलाइज होगा, मतलब तभी यूजफुल रहेगा। जनरली हमें ऐसा लगता है। लेकिन इस इस मास्टर डायरेक्शन में आरबीआई ने एक क्लोज डाला हुआ है कि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट हमें, मतलब आरबीआई को अगर 10% प्रोविजनिंग और 15% एनपीए में कोई डाइवर्जेंसी मिलती है, तो वो ऑडिटर को पेनलाइज कर सकते हैं या उसके पास से क्लैरिफिकेशन ले सकते। ठीक है, चलिए फिर सर्कुलर पे अब आ जाते हैं। तो जब भी मतलब अमित भाई का कॉल आया था ना, तो बोलते हैं कौन सा टॉपिक रखते हैं, तो उन्हें बताया कि भाई ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क वाला हम टॉपिक लेते हैं। तो अमित भाई ने ये सर्कुलर थोड़ा देख लिया कि देखते हैं सर्कुलर कितने हैं। तो अमित भाई ने मुझे फोन पे बताया, सर ये सर्कुलर तो सिर्फ 2 पेज का है, और 2 पेज के लिए 2 घंटा बोलेगे आप, मतलब ये तो कितना, मतलब वो प्रोफेशनल ब्रदर्स को कितना उल्लू बनाएंगे, ऐसा बात होगी। कि 2 पेज के लिए 2 घंटा तक बोलेंगे। तो मैंने बताया कोई बात नहीं, एमएसएमई का 2 पेज का है और अदर देन एमएसएमई का 7 पेज का है, तो टोटल 9 पेज का हम इसमें कंसीडर कर लेते। तो ये सर्कुलर, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि आरबीआई ने क्यों इश्यू किया है, कि जो ये कोविड की सेकंड वेव आई थी ना, तब आरबीआई ने ये सर्कुलर इश्यू किया था 5 मई 2021 को। चलिए, कितने लोगों ने ये सर्कुलर पढ़ा है? 2 पेज का है, कितना टाइम लगेगा? तुरंत पढ़ ले, मतलब ड्यूरिंग द ये सेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो 2 पेज का सिर्फ सर्कुलर है। और जनरली बैंक क्या करती है पता है, कि इसमें ऐसा होता है कि बैंक हमें ऐसा पूछती है कि एमएसएमई का जितना भी पोर्टफोलियो है ना, उसमें जो मतलब बैंक का जितना पोर्टफोलियो रहेगा ना, उसमें 70% उसका पोर्टफोलियो एमएसएमई का होगा। तो 70% पोर्टफोलियो ये सर्कुलर में कवर ऑलरेडी हो जाएगा, जितना भी है उसको। ठीक है, चलिए, किसी ने सर्कुलर पढ़ा है और जो मुझे मतलब क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड नहीं किए। चलिए, कोई मुझे बता सकते हैं किसी ने पढ़ा है सर्कुलर और उसका कोई भी इसके रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चन है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग, तो मुझे पूछ सकते हैं अगर पढ़ा है तो, वरना आगे जाओ। members may raise queries. चलिए, कोई बात। हाँ, जनरली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर, ये मतलब जो सर्कुलर था ना, उसका बेनिफिट बैंकर्स ने कैसे लिया है, वो थोड़ा मतलब आपको लॉजिक बता कि जनरली जो अकाउंट्स ट्रेस में चल रहे हैं, या जो मैं ऐसा बताऊं कि जो अकाउंट एनपीए में स्लिप होने वाले हैं, उसका बेनिफिट सारे बैंकों ने ये अकाउंट को दिए, काफी सारे, कि जो अकाउंट ऑलरेडी एनपीए होने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसी है कि जो अकाउंट एनपीए होने वाला है उसको हम फंडिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, जनरली नहीं दे सकते। लेकिन बाय वे ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग हम किसे कहें। चलिए, लीगली लाइटर टोन में बोलूं ना, तो ऐसा है कि विंडो ड्रेसिंग और एवरग्रीनिंग अलाउ, जनरली वही है कि बैंक जो विंडो ड्रेसिंग करती है और एवरग्रीनिंग जो करती है, उसको हम रिस्ट्रक्चरिंग मान सकते हैं लाइटर टोन में। और लीगली मतलब जो सर्कुलर में डेफिनेशन दी गई ना, वो क्या है, अगर आरबीआई मतलब अगर बैंकर कोई ऐसे विंडो ड्रेसिंग और एवरग्रीनिंग अकाउंट जो ट्रेस में चल रहे हैं और उसको इंटेंशनली कोई ऐसा बेनिफिट पास ऑन किया है, तो बैंक हैज अ पेनलाइज और उसको हायर प्रोविजनिंग भी करना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा है? मास्टर सर्कुलर अक्टूबर 1 2021 आईआरएक नॉर्म्स। अभी मतलब नेक्स्ट आपका मंडे का ऑलरेडी सेशन है आईआरएक नॉर्म्स पे, एनपीए पे।
तो वो जो एनपीए का मास्टर सर्कुलर है ना 2015 में पहले इशू हुआ था, उसके बाद 1 अक्टूबर में वो रिवाइज हुआ, तो वहां पैरा 30 में ये नॉर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मॉनिटरिंग पीरियड एक्सटेंशन ऑल्सो इंक्लूड द रिस्ट्रक्चर, मतलब किसी अकाउंट में बैंकर्स ने मॉनिटरिंग पीरियड को एक्सटेंशन दिया है तो इट इज अ पार्ट ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग में हमें वो क्लासिफाई करना है, ठीक है। और जनरली नेशनलाइज्ड बैंक में क्या मेथड रहती है पता है कि रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस या एचओ से लिस्ट आ जाती कि इतने अकाउंट आपको रिस्ट्रक्चरिंग रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क में आपको ये इतने अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, और वो सारे हो ही जाते हैं बाय डिफॉल्ट, जनरली हो जाते हैं। और कई बार बैंक का क्या गलती होता है पता है कि लास्ट टाइम जब हम ऑडिट में गए थे ना, तो क्या हुआ कि उसने काफी सारे अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग में सिस्टम में क्लासिफिकेशन कर दी है, लेकिन जब हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन किया ना, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट मतलब जो रिक्वायर्ड एज पर सर्कुलर थे ना, उसमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, और काफी सारे तो है ही नहीं। और जब हमने मतलब ब्रांच मैनेजर से पूछे थे ना कि कितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग, वो बोलते कोई नहीं हुआ। और जब हमने उसका ये पोर्टफोलियो वेरिफिकेशन किया ना, तो वहां पे वो मार्किंग करते कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो हमें पहले ओरली उसे पूछना है ब्रांच मैनेजर से कितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए हैं, फिर हमें सिस्टम में वेरिफिकेशन करना है। और जो हम एनुअल मतलब उसका जो ये प्रोविजनिंग आयरन नॉर्म्स का जो रहता है ना, सीट रहती है ना, जो हमारा हम साइन करते हैं कंसोलिडेटेड, वो क्लोजिंग रिटर्न होते हैं ना, कंसोलिडेटेड क्लोजिंग रिटर्न, उसमें से आपको क्या करना है, वो क्लोजिंग रिटर्न के अकाउंट वाइज वेरिफिकेशन लेने हैं, वहां पे आपको पता चले कि कितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए हैं। तो हम ओरली जब पूछेंगे ना, तो ऐसा बताएगा कि एक भी नहीं हुआ है, लेकिन जब हम वो रिटर्न में जाके देखेंगे अकाउंट वाइज में, तब वहां पे हमें वो वेरिफिकेशन पता चले कि कितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए, ठीक है। चलिए, तो एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कितने सर्कुलर इशू हुए और कौन सा रिलेवेंस, जैसे अभी अमित बोल रहे थे कि ये तो 2 पेज का है, कौन सा है ये 5 मई वाला, कि सिर्फ 2 पेज का सर्कुलर है। उसके अलावा उससे पहले कितने एमएसएमई रिगार्डिंग स्ट्रेस के लिए रिस्ट्रक्चरिंग के सर्कुलर इशू हुए, उससे पहले 6 अगस्त को हुआ था 2020 को, लास्ट ईयर ऑडिट में हमने किसी ने किया हो तो लास्ट ईयर ऑडिट में भी ये 6 अगस्त वाले काफी सारे अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए थे। उससे पहले 11 फरवरी 2020, उससे पहले ये 2019 जनवरी 19, 7 फरवरी, 6 जून। चलिए, इतने सर्कुलर रिगार्डिंग रिस्ट्रक्चरिंग के इश्यू हुए, तो इसमें से कौन सा सर्कुलर हमें रिलेवेंट रहेगा, मतलब हम कौन सा सर्कुलर इसमें रिफर करें जब हम एज ए ऑडिटर वहां वेरिफिकेशन करेंगे, तो कौन सा हम सर्कुलर रिफर करेंगे? ऑब्वियसली जो लास्ट सर्कुलर लेटेस्ट इशू हुआ है वही हम रिफर करेंगे, सही है ना, जो मैंने बताया कि जो 2 पेज वाला लास्ट में इशू हुआ है वो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, चलिए ये जो सर्कुलर 5 मई वाला है ना, वो सर्कुलर में और उससे पहले भी जितने सर्कुलर इशू हुए ना, वहां पे एक कंडीशन आरबीआई ने डाली हुई, क्या कंडीशन डाली है मैंने यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन में शो कर रहा है, all other instructions specified in the previous circulars shall remain applicable। मतलब क्या हुआ है कि मैं जब 5 मई वाला सर्कुलर रिफर कर रहा हूँ, तो उससे आगे जितने भी आरबीआई के सर्कुलर इशू हुए हैं वो सारे मुझे रिफर करने रहे, इसीलिए मैंने यहाँ पूरी लिस्ट दी हुई कि रिस्ट्रक्चरिंग में आरबीआई ने स्ट्रेस अकाउंट को एमएसएमई को कितने वो सर्कुलर इशू किए, तो सारे सर्कुलर में ये गाइडलाइन कॉमन, तो हमें ये सारे सर्कुलर रिफर करने हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 2 पेज का सर्कुलर, वो आगे के सारे सर्कुलर भी हमें रिफर करने हैं। ओके, क्लियर? ગુજરાતીમાં કે ને તો ઊંધિયું છે કે જૂનું બધું બી જોવાનું એમ। चलिए, तो मतलब आरबीआई का जब सर्कुलर आप
रीड करते हैं ना, तो उसकी मेथड कैसे यूज करते हैं, मतलब कैसे उसको रीड आउट करते हैं। तो पहले उसको, जब भी सर्कुलर हम रिफर करते हैं ना, तो पहले ऐसे देखना है कि वो कौन से बैंक को एप्लीकेबल है, पहले ऐसा देख। तो ये जो 5 मई वाला सर्कुलर है ना, वो किस किस को एप्लीकेबल है, चलिए कोई मुझे बता सकता है? कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक मतलब नेशनलाइज, यूसीबी या डीसीसीबी, डीसीसीबी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसी, ये सारे को एप्लीकेबल है, या सिर्फ नेशनलाइज बैंक को? कोई मुझे बता सकता है कि किसको एप्लीकेबल? चलिए मैं बता देता हूँ। तो वो किसको एप्लीकेबल है ना, वो सर्कुलर में फर्स्ट पैरा में लिखा है कि ये सर्कुलर किस किस को एप्लीकेबल। तो वहां पे क्या लिखा है पता है? कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, आरआरबी, ऑल प्राइमरी यूसीबी, स्टेट कोऑपरेटिव, डीसीसीबी एंड ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड एनबीएफसी, मतलब सबको एप्लीकेबल। अगर कोई मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर रहे हैं ना, यूसीबी का, तब भी वो बैंक भी अपने बोरोवर को ये बेनिफिट पास ऑन कर सकती, ठीक है। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ, इसलिए एक रीजन आपको बताओ कि ये मैंने क्यों मतलब प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है। तो 27 मार्च 2020 को एक सर्कुलर इशू हुआ था फर्स्ट मॉनिटरियम, पता है किसी को कि जो फर्स्ट मॉनिटरियम 3 मंथ्स का इशू हुआ था ना, पहली बार आरबीआई ने इशू किया था कि मार्च, अप्रैल और मई तक, उसके बाद 3 महीना फर्दर उसने एक्सटेंड किया था। तो जो 27 मार्च का सर्कुलर मॉर्निंग में इशू हुआ है और शाम को वो रिवाइज हो गया, और जब मैं सर्कुलर पढ़ रहा था ना, तो मैंने मॉर्निंग वाला सर्कुलर डाउनलोड किया, फिर रिवाइज वाला सर्कुलर डाउनलोड किया, और जब मैंने मैच किया ना, तो एक भी वर्ड टू वर्ड सेम था और कोई डिस्क्रिपेंसी उसमें मुझे मिली नहीं। क्या, मैं तो मतलब शॉक हो गया कि कोई इसमें चेंजेस नहीं है, और आरबीआई ऐसा बोल रही है कि ये सर्कुलर ऑलरेडी रिवाइज हुआ है। मैंने बोला ऐसा क्यों है, मतलब 1-2 घंटे तक मैंने उस पर एक्सरसाइज की कि वर्ड टू वर्ड मैच किया, लेकिन कोई मुझे उसमें मिली नहीं। थोड़ा मतलब रिलैक्स हो गया, और मेरे जो आर्टिकल थे ना, उसको मैंने एक हैंड ओवर किया, और जब आर्टिकल को हैंड ओवर किया ना, मैंने उसे बताया कि ये सर्कुलर पुराना वाला है और ये नया वाला है, ये तू मैच करके दे, और उस दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वो मुझे फाइंड आउट करके दे। तो जब आर्टिकल, और विद इन 5 मिनट्स आर्टिकल मेरे कैबिन में आ गया, और उसने बताया सर ये चेंजेस है। अरे मैंने बोला यार, मैं 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और वो 5 मिनट में आके मुझे बता रहा है कि ये चेंजेस है। और चेंजेस क्या था पता है? चेंजेस वहां पे इतना था कि जो ये फर्स्ट पैरा था ना कि कौन कौन से बैंक को एप्लीकेबल है, तो वहां पे जो मॉर्निंग में इशू हुआ है ना, उसमें उन लोगों ने डीसीसीबी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को इंक्लूड नहीं किया था, और जो शाम को रिवाइज हुआ ना, उसमें उन लोगों ने डीसीसीबी इंक्लूड किया था। बस उतना ही चेंज था, वरना कोई चेंज नहीं था। तो कितनी सीरियसनेस है ना, ये इससे पता चलती है, और उसको रीड कैसे करते हैं आरबीआई सर्कुलर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग है, तो अकाउंट पहले एमएसएमई में फॉल होना चाहिए, कंपलसरी है। पहले अकाउंट तो एमएसएमई में फॉल होना चाहिए। चलिए, मुझे कोई बता सकता है कि एमएसएमई के पैरामीटर क्या है, मतलब कोई अकाउंट एमएसएमई में फॉल हो रहा है, उसके पैरामीटर क्या रहे? कोई मुझे बता सकते हैं? पता है ना, हम एमएसएमई के लाइसेंस वगैरह पे इन सब मतलब चार्टर्ड अकाउंट काफी सब निकालते हैं। चलिए मैं ही बता दूं। तो नए एमएसएमई की जो डेफिनेशन आई है ना, उसमें क्या रिवाइज हुआ है? तो उसमें क्या रिवाइज हुआ है कि पहले सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों अलग अलग थे, मतलब उसकी क्राइटेरिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क्राइटेरिया दोनों अलग अलग थे। नाउ इट इज सेम, मतलब कोई बाइफर्केशन नहीं है। अगर हम सर्विस इंडस्ट्री का भी ऑडिट एमएसएमई क्लासिफिकेशन हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में, तो दोनों के क्राइटेरिया सेम रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जो एमएसएमई का जो रिवाइज गाइडलाइन इशू हुई ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जुलाई 2 2020 में इशू हुई, और आरबीआई ने उसका इम्प्लीकेशन जून 26 2020 को हुआ। वही सेम कि एमएसएमई की गाइडलाइन आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल फाइनेंस में जो रिवाइज की है, उसको आपको फॉलो
करनी है, तो हमें ये फॉलो करनी है। ठीक है। अभी रिसेंटली एक बैंक से मुझे कॉल आया था, तो बैंक ऐसा पूछ रही थी कि हमारे पास एक बोरोवर है, तो उसका जो प्लांट एंड मशीनरी थी ना, वो सिर्फ कुछ 10 लाख की ऐसी थी, लेकिन उसका जो टर्नओवर था ना, वो 255 करोड़ का था। तो उन लोगों ने बताया कि ये अकाउंट हमने रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। तो मैंने बोला वो नहीं चलेगा। वो बोलते हैं क्यों नहीं चलेगा? वो बोलता है प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट तो ये बिलो स्पेसिफाइड लिमिट थे उससे कम है। तो वो जो फॉलो कर रहे थे ना, वो पुरानी गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे, क्योंकि टर्नओवर का क्राइटेरिया पहले नहीं था। तो अब क्या हुआ है, रिवाइज गाइडलाइन में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर दोनों का हमें कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे जो मैंने टेबल दिया हुआ है ना, वहां पे माइक्रो में क्या लिमिट है, स्मॉल में क्या है और मीडियम में क्या लिमिट है, वो सारी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी में माइक्रो में रहेगा तो 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़। टर्नओवर में क्या रहेगा, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। तो हमें ये जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट करना है ना, वो दोनों कंपोजिशन करना है, दोनों को कंपोजिशन। कहीं पे भी वो फॉल हो रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया कि जो बैंक ने मुझे क्वेश्चन दिया था ना, उसने प्लांट एंड मशीनरी क्या टर्नओवर इसमें टैली कर लिया था, मतलब वेरिफिकेशन कर लिया था, लेकिन जो टर्नओवर का क्राइटेरिया था ना, वो 255 करोड़ का था। तो वहां पे ये एमएसएमई से रिमूव हो जाएगा, तो उसको ये बेनिफिट पास ऑन नहीं मिले। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि प्लांट एंड मशीनरी की गाइडलाइन तो है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करें, उसको कैलकुलेट कैसे करें प्लांट एंड मशीनरी। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या स्टैंड रहेगा, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या स्टैंड रहेगा कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर का आईटीआर वेरिफिकेशन करना। तो हम आईटीआर से कितने का प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है वो हम वहां से कैच करते। ठीक है। चलिए, आईटीआर नहीं है अगर हमारे पास, तो क्या करेंगे, डिक्लेरेशन लेंगे। ऑलरेडी जो 26 जून वाला सर्कुलर है ना, 2020 वाला एमएसएमई का, उनमें ऑलरेडी उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई यूनिट नया है, अगर कोई यूनिट नया है तो वो उसमें तो प्लांट एंड मशीनरी होगी नहीं, तो उसके लिए आप अपने बोरोवर से डिक्लेरेशन ले सकते हैं। और जब भी वो रिटर्न फाइलिंग करेगा तो जो प्लांट एंड मशीनरी होगी उसके हिसाब से उसका कैटेगरी माइक्रो स्मॉल उसके और मीडियम के हिसाब से वो कैटेगरी चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी का हम वैल्यूएशन कंसीडर करेंगे वो कौन सा करेंगे, डब्ल्यूडीवी या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज, कौन सा करेंगे? कोई मुझे आंसर दे सकते हैं? डब्ल्यूडीवी। ओरिजिनल मशीनरी का वैल्यूएशन कंसीडर करेंगे, मतलब ओरिजिनल परचेज कॉस्ट कंसीडर करेंगे या डब्ल्यूडीवी कंसीडर, प्लांट एंड मशीनरी की कंसीडर करने के लिए, मतलब एमएसएमई क्लासिफिकेशन के लिए? डब्ल्यूडीवी होगा सर। कौन सा? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी। चलिए, सही है, क्योंकि जो पुरानी गाइडलाइन थी ना, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें कंसीडर करनी थी, और जो नई रिवाइज गाइडलाइन है उसमें हमें डब्ल्यूडीवी कंसीडर। ठीक है। चलिए, तो प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर की क्राइटेरिया में हम क्या इंक्लूड करेंगे? तो जब प्लांट एंड मशीनरी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आईटीआर में जाके हमें क्या देखना है पता है, ऑल टेंजिबल एसेट्स। लेकिन उसमें इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस लिखा है, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मतलब जितनी भी आईटीआर में टेंजिबल एसेट होगी वो सारी अमाउंट हमें कंसीडर करनी है, और एक्सक्लूड क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, उसको हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है। और एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, अगर वहां पे कोई गुडविल शो कर रहे हैं, पैटर्न शो कर रहे हैं, तो उसे भी हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है। और टर्नओवर के क्राइटेरिया में हम क्या इंक्लूड करेंगे और क्या एक्सक्लूड करेंगे? तो टर्नओवर के क्राइटेरिया में हमें पूरा टर्नओवर लेना है, लेकिन उसको एक्सक्लूडिंग क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स और सर्विस को, वो हमें एक्सक्लूड करने हैं, मतलब वो टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। सपोज मेरा टर्नओवर 255 करोड़ है,
और 10 करोड़ का मेरा ऐसा एक्सपोर्ट है, तो इट इज अ बिलो लिमिट। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको बेनिफिट पास ऑन नहीं होगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे पैरामीटर हमें आईटी या जीएसटी रिटर्न उसके साथ हमें ये थोड़े टैली फर्स्ट ऑफ ऑल करने हैं, ठीक है। चलिए, एक बैंक ने क्या किया पता है कि हमारे जैसे हम चार्टर्ड एक हमारे प्रोफेशनल ब्रदर से एक सर्टिफिकेशन ले लिया कि ये अकाउंट एमएसएमई में फॉलो हो रहा है, और जब मैंने ये आईटीआर ये सब वेरिफिकेशन किया ना, तो उन लोगों ने ऐसा बताया कि ये ऑलरेडी मतलब वो एमएसएमई क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है एमएसएमई। तो कौन सा हम कंसिडर करेंगे, हमारे प्रोफेशनल ब्रदर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन या आईटीआर? तो आईटीआर या डिक्लेरेशन से एग्जैक्टली नहीं, तो हमें क्या करना है, अगर वो हमें आईटीआर रिटर्न में शो कर रहा है कि ये क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, तो हमें वो कंसिडर। और पुरानी गाइडलाइन थी ना, उसमें ऑलरेडी एक क्लोज था कि ये अकाउंट एमएसएमई क्लासिफिकेशन हो रहा है, हमें ऐसे डॉक्यूमेंट से पता नहीं चल रहा है। तो पुरानी गाइडलाइन में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन अगर कोई दे रहा है बैंकर, तो इट इज वैलिड, लेकिन पुरानी गाइडलाइन और नई गाइडलाइन में ये क्लोज रिमूव हो चुका, तो नाउ इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर हमने ये एक्सरसाइज 2-4 अकाउंट में ऑलरेडी करवाई, और कैसे और क्यों करवाई थी ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हमने ऑलरेडी देख लिया कि माइक्रो से स्मॉल ये सब क्या कब मतलब चेंज होगा, माइक्रो होगा तो स्मॉल में कब जाएगा और मीडियम में कब जाएगा, और एमएसएमई से रिमूव कब होगा। तो अगर इस साल में अकाउंट एमएसएमई में फॉल हो रहा है, तो उसकी कैटेगरी कब चेंज होगी, तो वो चेंज होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उसकी इफेक्ट आएगी। पता चला, ये पूरे साल वो अकाउंट पूरा जो क्लासिफिकेशन है इट इज सेम रहे, इट इज सेम, वो चेंज होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से चेंज। मतलब ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर मुझे पता चला कि ये अकाउंट 200 मतलब जो लिमिट है 50 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो ये सेम डे से एप्लीकेबल नहीं होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल, ठीक है। चल, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर कोई यूनिट एग्जिस्टिंग एमएसएमई में फॉल हो रहा है, एग्जिस्टिंग मतलब एमएसएमई में है, तो उसका कुछ EM2 करके कुछ सर्टिफिकेशन मतलब एमएसएमई का निकल जाता है, पता है ना सर, जो एमएसएमई का EM2 करके। तो अगर वो यूनिट में ऑलरेडी एमएसएमई का क्लासिफिकेशन हो रहा है और EM2 का लाइसेंस ऑलरेडी उसके पास है, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, क्या लगता है, बता सकते हैं कोई मुझे? चलिए मैं बता देता। तो जो नई गाइडलाइन है ना, वो 1 जुलाई 2000 से एप्लीकेबल, और वहां पे उन लोगों ने एक क्लोज डाला कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट, उन्हें ऑलरेडी जो नए उद्यम आधार करके जो नया सर्टिफिकेशन निकल जाए ना, उसमें उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुराने एमएसएमई के लाइसेंस है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ये बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि अगर उसके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसको बेनिफिट पास ऑन नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं, तो उसको ये कंपलसरी कन्वर्जन करवाना है। लेकिन उसकी गाइडलाइन है ना, वो 3 बार मतलब ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, पहले जुलाई थी, फिर दिसंबर हुई है, और जो रिसेंटली अभी सर्कुलर एक आरबीआई का आया है 18 फरवरी 2022, और एमएसएमई का नोटिफिकेशन आया है 19 जनवरी 2022। तो उन लोगों ने ये गाइडलाइन एक्सटेंशन वाली मतलब कन्वर्जन वाली EM2 लाइसेंस की उद्यम आधार को कन्वर्जन की एक्सटेंशन वाले जो गाइडलाइन है, वो 31 मार्च 2022 तक उन लोगों ने एक्सटेंशन दिया। तो सर्कुलर में ये कहीं पे स्पेसिफाई नहीं किया कि
अगर मेरे पास EM है, EM2 है, तो ये कन्वर्जन नहीं हुआ है तो ये बेनिफिट पास ऑन होगा कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये उसको बेनिफिट 31 मार्च तक ही मिले। अगर ये गाइडलाइन इश्यू मतलब ये नहीं हुए थे, रिवाइज डेट एक्सटेंशन नहीं हुए थे, तो उसको बेनिफिट नहीं मिले। चल थोड़ा सर्कुलर पे आ जाते हैं। MSME क्या क्या है वो थोड़ा हमने जितने भी पैरामीटर थे ना वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो अब सर्कुलर पे आ जाते हैं। तो सर्कुलर में क्या बताए कि जो MSME का क्लासिफिकेशन है ना वो स्टेटस हमें 31 मार्च 2021 का देखना है कि बोरोवर हैज क्लासिफाइड अंडर MSME एज ऑन 31 मार्च 2021। वो उस दिन को MSME होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज OTR कि अकाउंट है ना वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। वो अकाउंट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। मतलब क्या हुआ है कि जितने भी हमने वो प्रीवियस सर्कुलर देखे ना, जो फर्स्ट लाइन में कि MSME के RBI ने कितने सर्कुलर इश्यू किए हैं, वो सर्कुलर में ऑलरेडी वो अकाउंट एग्जिस्ट में रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है और वो दूसरी बार रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट अलाउड। मतलब उसको बेनिफिट वन टाइम ही मिले अकाउंट, दूसरी बार नहीं मिले। तो हमें क्या करना है, पहले उसको वेरिफिकेशन करना है और ब्रांच मैनेजर से पूछना है कि अकाउंट ये कितनी बार रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। वो बोलता है नहीं फर्स्ट टाइम इट इज ओके, लेकिन उसका हमें सिस्टम में जाके भी वो ऑथेंटिसिटी हमें वेरिफिकेशन करना है। तो सिस्टम में जाके देखना है कि इससे पहले ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है कि नहीं, तो हम वो सिस्टम में जाके देख सकते। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ द OTR मैंने बता दिया कि अगर प्रीवियस सर्कुलर में अगर कोई ये रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है तो इट इज नॉट एलिजिबल, तो अकाउंट वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन क्या है कि एग्रीगेट एक्सपोजर एज ऑन 31 मार्च 2021 उसका एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़ से बिलो होना चाहिए। मतलब उसका जो एग्रीगेट एक्सपोजर है वो 31 मार्च 2021 को बिलो 35 करोड़ होना चाहिए। लेकिन इश्यू क्या रहेगा पता है, मेरे जैसे ऑडिटर जाता है ना तो ब्रांच मैनेजर को पूछता है सर ये एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब क्या रहेगा। ऑब्वियसली चलिए वो भी देखते हैं। चलिए हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं ना जिस ब्रांच का, वहां पे उर्जित पटेल साहब लोन ले मतलब लोन लिए और हमारा ये सैंपलिंग है और ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। उर्जित पटेल साहब कौन है वो तो पता है ना आप सबको, हमारे गवर्नर। लेकिन जो हमारा डिस्क्लेमर वाला था ना वो यहाँ पे वो गवर्नर नहीं है, मतलब हमारे नॉर्मल बोरो यहाँ पे हमारे नॉर्मल बोरो। तो जो हमने अकाउंट सिलेक्ट किया है ना उर्जित पटेल साहब का, और वो ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसकी 3 प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही है, उसकी 3 प्रोप्राइटर्स, और तीनों में उन्होंने एक 8 करोड़ का लोन लिया हुआ है, एक 9 करोड़ का लिया है और एक 10 करोड़ का लिया है। तो सारे 25 करोड़ से कम है, तो वो एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। अगर वो एक अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग होगा तो एलिजिबल होगा कि नहीं, या वो तीनों अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं तो होगा कि नहीं, कोई बता सकते हैं। मतलब हमने देखा ना कि एग्रीगेट एक्सपोजर बिलो 25 करोड़ होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बिलो है सारे तीनों अकाउंट। और इसमें होता क्या है पता है कि जब आप अपना वो CF मतलब अकाउंट में जाके देखेंगे ना तो वो तीनों का CF नंबर अलग अलग अकाउंट में आप सिस्टम में जाके देखेंगे ना तो तीनों का मतलब 3 प्रोप्राइटर सिस्टम चलिए ना, तो CF भले ही उसका पैन कार्ड सेम होगा लेकिन उसका जो अकाउंट का CF होगा ना वो सेम नहीं होगा, इट इज अ डिफरेंट। तो हम अकाउंट में जाके देखेंगे तो पता चलेगा, चले 8 करोड़ का है, दूसरे अकाउंट में जाके 9 करोड़, तीसरे में 10 करोड़, तो इट इज अ वैलिड। सही है ना? नहीं, तो वैलिड नहीं है। चलिए क्यों नहीं है वो थोड़ा देखिए। अब भी हमने वो MSME की गाइडलाइन थोड़ी डिस्कस की। तो MSME की गाइडलाइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है
कि जो आपका एग्रीगेट एक्सपोजर मतलब एग्रीगेट जो टर्नओवर है या मशीनरी जो कंसीडर करनी है ना, वो कहां से कंसीडर कैच करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है आईटीआर से। और जो आईटीआर में फिगर जाएगा वो कितना जाएगा, ये तो कंसोलिडेट जाएगा ना, वो तो कंसोलिडेट मतलब तीन प्रोप्राइटरशिप अंदर लिए तो तीनों का कंसोलिडेट है, वो सिंगल आईटीआर फाइल होगा उसका। तो इट इज मोर देन 25 करोड़। पता चला? तो आपको क्या करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और उसका पैन कार्ड, वहां पे आपको ये कंसोलिडेशन करना रहेगा। ठीक है, तो हमें पैन डेटा वाइज भी करना है। और कई बार क्या होता है, मुझे तो जीएसटी का इतना पता नहीं है, लेकिन जीएसटी में शायद स्टेट वाइज अलग अलग नंबर रहते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना? हाँ यस सर, यस। हाँ, तो जीएसटी वाइज भी हमें नहीं करना है। मतलब अगर सिंगल स्टेट में है तो हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रहेगा तो जीएसटी कंसोलिडेट करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें पैन बेस जाना। ठीक है, चलिए ये भी मैंने आपको बता दी कि डिफरेंट डिफरेंट तीन फॉर्म चलिए तो हमें कंसोलिडेट करना है। सीएफ वाइज हमें देखना नहीं है, पेन सर्च मतलब पेन वाइज हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलर का जो बेनिफिट है वो अकाउंट वाइज नहीं मिलेगा। मतलब अकाउंट वाइज और सीएफ हमें दोनों कंसीडर करके यहाँ पे वो मैच करने पेन वाइज। लेकिन चलिए एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ, ऑलरेडी ये ऐसा इंसिडेंस आपके बैंक में ऑलरेडी मिलेगा कि ऐसा अकाउंट होगा कि उस बोरोवर ने अपने एमएसएमई या मशीनरी ली है और साथ में उसकी एक हाउसिंग लोन भी चल रही है। बोरोवर की एक मशीनरी लोन चल रही है और दूसरी हाउसिंग लोन चल रही है। तो बोथ आर एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग और नॉट, क्या लगता है? क्योंकि गाइडलाइन में तो ऐसा लिखा है कि आपको एमएसएमई का ही बेनिफिट लेना है, मतलब जो एमएसएमई में फॉलो हो रहा है जो लोन है वही आपको मिलेगा। तो हाउसिंग लोन भी वो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं तो इट इज एलिजिबल फॉर और नॉट, बता सकते हैं कोई मुझे? तो इट इज अ वैलिड, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस रहेगा वो मैं आपको बता। उसके लिए आपको जो मशीनरी लोन रहता है ना वो एमएसएमई के गाइडलाइन में फॉलो होगा, और जो हाउसिंग लोन है वो अदर देन एमएसएमई के गाइडलाइन है, वहां पे वो फॉर्म। और दोनों सर्कुलर सेम डेट को इशू है, दोनों सर्कुलर सेम डेट, और दोनों का नाम है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, लेकिन दोनों के जो क्राइटेरिया है इट इज डिफरेंट। दोनों के क्राइटेरिया है वो सारे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ एग्रीगेट एक्सपोजर किसे बोलेंगे आप? एग्रीगेट एक्सपोजर, तो एग्रीगेट एक्सपोजर के लिए हमें एक आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है एक्सपोजर नॉर्म्स करते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर रहे हैं ना तो 1 जुलाई 2015 का है, उसमें पैरा 2.2.2 में लिखा है अगर कोऑपरेटिव बैंक का। अगर हम कॉमर्शियल बैंक मतलब बीओबी एसबीआई नेशनल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो उसका भी एक्सपोजर नॉर्म्स का ही मास्टर सर्कुलर है, वो भी 1 जुलाई 2015 का ही है, लेकिन उसमें लिखा है पैरा 2.1.3.1 में लिखा है एक्सपोजर नॉर्म्स की डेफिनेशन क्या रही। पता चल गया क्या डेफिनेशन है? अब पता बताने की जरूरत नहीं है ना क्या एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर नॉर्म्स हम किसे गए, या एलोबरेट करूं मतलब मास्टर सर्कुलर में क्या लिखा है, चलिए वो थोड़ा डिस्कस करें। वो वापस उर्जित पटेल साहब हमारे आ गए लोन लेने के लिए, उसका अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है हमारे सैंपल में। तो इस बार क्या हुआ है पता है कि उर्जित पटेल साहब की हमारे यहाँ टर्म लोन भी चल रही है और सीसी भी चल रही है हमारे यहाँ बैंक में। तो हम सीसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया लेंगे और टर्म लोन के लिए कौन सा क्राइटेरिया, कोई मुझे बता सकते हैं? एक्सपोजर नॉर्म्स की जो लिमिट हमें 25 करोड़ कंसिडर करनी है, वो सीसी के लिए कौन सी अमाउंट हम कंसिडर करेंगे और टर्म लोन के लिए हम कौन सी अमाउंट कंसिडर करेंगे, कोई बता सकते हैं मुझे?
सीसी के लिए लिमिट और टर्म लोन के लिए आउटस्टैंडिंग। वापस बताइए, सीसी के लिए? सीसी के लिए लिमिट। ओके, लिमिट मतलब सैंक्शन अमाउंट। सैंक्शन अमाउंट। ओके, और टर्म लोन के लिए आउटस्टैंडिंग। टर्म लोन के लिए आउटस्टैंडिंग। चलिए गुड। और दूसरा कोई मतलब इससे डिफर कोई ओपिनियन है कि सीसी के लिए हम जितनी सैंक्शन अमाउंट है वो कंसिडर करेंगे और टर्म लोन के लिए हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसिडर, मतलब इससे कोई डिफरेंस, कोई ओपिनियन है किसी का? चलिए मैं बता देता। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी पता है? सबसे पहले कंडीशन ये रहेगी, सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग व्हिच एवर इज हायर, पता चला मैंने क्या बताया? चलिए उसको थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ। जैसे आपने बताया कि टर्म लोन के लिए इट इज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट टर्म लोन के लिए हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसीडर करनी है। लेकिन टर्म लोन में अगर ऐसी फैसिलिटी दी गई है जिसमें आप फर्दर विड्रॉल कर सकते हैं, देन इट इज अ आउटस्टैंडिंग। क्योंकि क्या रहता है पता है, कई सारे बैंकों में ऐसा स्कीम रहता है कि आपकी जो टर्म लोन है ना वो WCT है, कि आपकी जो लिमिट है टर्म लोन है इट इज रिड्यूस बाय एवरी 10% एवरी ईयर, कि आज मेरी 1 करोड़ की है तो मैं 90 लाख की हो जाएगी। तो वहां पे हमें ये कंसिडर, टर्म लोन में अगर फर्दर विड्रॉल अलाउ नहीं है तो इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट कंसिडर। ठीक है, चलिए। और सीसी में मैंने जैसे बताया कि सैंक्शन और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सही है। चलिए, अगर हम नॉन फंड बेस की बात करें, सपोज कोई एलसी या बीजी इश्यू हुई है, अगर हम नॉन फंड बेस की बात करते हैं तो कौन सी अमाउंट कंसिडर करेंगे? नॉन फंड बेस, सैंक्शन, आउटस्टैंडिंग या कोई अलग, कौन सी करें? सैंक्शन या आउटस्टैंडिंग, मतलब उसने यूटिलाइज की ही नहीं सपोज। क्या नॉर्म से वो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम नॉन फंड बेस्ड में कंसीडर ये एक्सपोजर नॉर्म्स की डेफिनेशन देखेंगे ना, तो इट इज 100% ऑफ द सच लिमिट और आउटस्टैंडिंग व्हिच एवर इज हायर, मतलब यूटिलाइज नहीं किए फिर भी हमें वो सैंक्शन अमाउंट कंसीडर करनी है। चलिए और थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन ऐड करते हो कि कैसे करेंगे। तो एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ सकता है आपके मतलब बैंक में कि एफडी अगेंस्ट ओडी है, अगर एफडी अगेंस्ट ओडी तो कौन सा अमाउंट हम कंसीडर करें, मतलब सैंक्शन, आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग माइनस एफडी, एफडी अगेंस्ट ओडी है तो कौन सा अमाउंट एक्सपोजर नॉर्म्स के लिए हम कंसीडर करें? तो अगर आप कॉमर्शियल बैंक के ऑडिट कर रहे हैं ना तो एफडी अगेंस्ट ओडी को आपका एक्सपोजर नॉर्म्स में ऐड नहीं करना है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म्स। पता चला मैंने क्या बताया? ऐसा तो क्या होगा, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, उसमें 24 करोड़ की फंड बेस्ड लिमिट है और 2 करोड़ की एफडी अगेंस्ट ओडी है, तो वो अकाउंट एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन आप कॉमर्शियल बैंक का ऑडिट कर रहे हैं और वहां पे ये सेम सिचुएशन है तो एलिजिबल होगा। पता चला मैंने क्या बताया?
चलिए, तो एक्सपोजर नॉर्म्स वाला कैसे करेंगे वो ओवर। चलिए, अगर हम मतलब किसी बैंक में ये मतलब ब्रांच लेवल पे तो बहुत कम होता है, लेकिन सेंट्रल ऑफिस पे ये ज्यादा रहता है कि अगर कोई बैंक ने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो वहां पे उसके शेयर वगैरह परचेज किए हो कंपनी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपोजर लिमिट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे उर्जित पटेल साहब है ना, उन्होंने इतने इतने बैंकों से लोन लिए हुए, तो कौन सा अकाउंट यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो पहली जो सिचुएशन है ना, नंबर वन है, उन्होंने उसमें क्या हुआ है कि वहां पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18 करोड़ का लोन दिया है और सेम बोरोवर को बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 करोड़ का लोन दिया है, तो इट इज एलिजिबल और नॉट, वो अकाउंट एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। मतलब यूनियन बैंक भी वो अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी वो अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहती है, और दोनों बैंकों में वो बिलो 25 करोड़ से लिमिट से अंदर है, और वो एमएसएमई में ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे वो फुलफिल हो रही है। तो क्या लगता है आपको, ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल होगा या नहीं, मतलब ये दोनों अकाउंट, यस और नो। नहीं, एमएसएमई में होगा सर, होगा, डेफिनेटली होगा ना। कोई डिफरेंस ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि ये अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में बिलो 25 करोड़ है, दोनों एमएसएमई में, दोनों अकाउंट एमएसएमई में क्लासिफिकेशन हो रहा है। चलिए सेकंड सिचुएशन पे आते हैं और सारे का एक साथ आपको आंसर देते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ है पता है, एक यूको बैंक में 20 करोड़ का है और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। थर्ड सिचुएशन में क्या है, एक कोऑपरेटिव बैंक है और एसबीआई है, और फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक पीएनबी है और तीसरी एनबीएफसी, लेकिन यहाँ पे वो अकाउंट एलिजिबल नहीं है, नहीं है। क्यों पता है, जो एग्रीगेट 25 करोड़ में कंसिडर करने ना, तो वो इंक्लूडिंग ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ऐसा उस लोगों ने वर्ड यूज किया, इंक्लूडिंग ऑल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है, 18 करोड़ और 10 करोड़ मतलब 28 हो गए। सेकंड में क्या हुआ है, 20 और 10 30 हो गए, 14 और 13 12 और 14, तो इट इज ऑल आर एक्सीडिंग 25 करोड़, तो वहां पे ये एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो एज अ मतलब ऑडिटर हमारे पास कैसे मतलब पता चलेगा कि ये दूसरे बैंक में लोन चल रही है कि नहीं। ऑब्वियसली किसी ने मुझे आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा था कि हाँ एज ए ऑडिटर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी दूसरी बैंक में लोन चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो इट इज अ बरोबर से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन लेना है कि मेरा एग्रीगेट एक्सपोजर है वो बिलो 25 करोड़। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा सर्कुलर में नहीं लिखा है, लेकिन एज ए ऑडिटर मुझे कैसे पता चलेगा एज ए, तो इससे पहले उससे पहले आपको इसके ये 25 करोड़ के रिगार्डिंग अगर बैंक ने अपनी कुछ पॉलिसी में इसके रिगार्डिंग कुछ क्लॉज दिए है तो हमें वो फॉलो करना है, अगर नहीं दिए तो हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं ये मैं आपको बता। ठीक है, तो इट इज अ फर्स्ट क्या रहेगा हमारा रोल, सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ बताइए अमित जी, आपका कुछ क्वेश्चन है। ओके, चलिए, सेकंड क्या रहेगा कि वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें हमें पता चल जाएगा, लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसमें हमें पता चलेगा कि उन्होंने दूसरी कोई इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है कि नहीं। लेकिन अमित भाई मुझे कहते हैं सर वो तो 2 साल पुरानी बैलेंस शीट होती है जब हम ऑडिट करने जाते हैं,
ठीक है ना। तो लेटेस्ट बैलेंस शीट तो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हमारे पास रास्ता है? तो सबसे पहला रास्ता कुछ नहीं है, तो हमारे प्रोफेशनल बजट का सर्टिफिकेट कि इसकी बिलो 25 करोड़ लिमिट चल रही है, ठीक है। सेकंड, सिविल, जो जो अकाउंट आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, उन सारे का एज ऑन डेट का आपको सिविल निकालना है। जब आप ऑडिट के लिए जाते हैं ना, तो उसको तुरंत ही ब्रांच मैनेजर को बोलना है आज की डेट का ये सारे बरोवर का सिविल निकाल, तो सिविल से पता चल सकता है, ठीक है। दूसरा एक है पीसीआर। ऑलरेडी ये जो पीसीआर की गाइडलाइन है ना, वो अंडर पाइपलाइन है, वो अंडर पाइपलाइन। तो पीसीआर किसे बोलेंगे, चलिए वो देखते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रही है पीसीआर के लिए? पीसीआर किसे बोलेंगे? एक चार्ट आ रहा है, कोई मुझे आंसर दे सकता है यस और नो, मतलब शो कर रही है कि नहीं पीसीआर? यस सर। ओके, हाँ चलिए। पीसीआर क्या मतलब क्या रहता है? ये ऑलरेडी अंडर पाइपलाइन में है, आरबीआई इसके ऊपर, मतलब ये फाइनल स्टेज पे अभी आ चुका है। आरबीआई के जो अथॉरिटी है ना, मतलब उसके जो स्टाफ है ना, उसको इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी ट्रेनिंग वगैरह ऑलरेडी आ चुके हैं। और जो पीसीआर है ना, वो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सिविल है, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सिविल। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो इसमें ऐसा इंक्लूड होगा कि सिविल तो है ही ऑलरेडी, लेकिन साथ में उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसको सारे अदर रेगुलेटेड एंटिटी है ना, उसको ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया। मतलब उसका जीएसटी आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ना सेकेंडरी बेस इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखिए एमसीए मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी, फिर क्या है लीगल डेटाबेस। तो अगर मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन का केस चल रहा है, तो इट इज यहाँ पे वो आ जाएगा कि आपका इतना कोर्ट केस, कोई रिकवरी चल रही है, जीएसटी का कोई डिफॉल्ट चल रहा है, तब भी यहाँ पे वो शो करेगा। फिर क्या आएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो भी आ जाएगा, फ्रॉड डेटाबेस आ जाएगा, सेबी आ जाएगा, जीएसटी, टैक्स यूटिलिटी और सरसाई भी आ जाएगा। मतलब आरबीआई ने ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सारे रेगुलेटेड एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज कर। तो अगर हमें ऐसा रिपोर्ट मिल जाए तो हमारा काम एकदम आसान हो जाए, ठीक है। लेकिन ये अंडर अभी पाइपलाइन, लेकिन वो फाइनल स्टेज पे, ठीक है। ऑलरेडी हम अभी क्या वो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं, तो 26 एज का भी कुछ नाम चेंज हो गया, पता है क्या बोलते हैं हम उसे? एआईएस। हाँ एआईएस बोलते हैं ना, हाँ। तो एआईएस है ना, वो इसी का पार्ट है कि वहां पे उन लोगों ने क्या किया कि सारी बैंकों से इंफॉर्मेशन गेदर कर ली, सारे उसने एआईएस में जितने भी वो रिटर्न फाइल होंगे ना, वो सारे डेटा यहाँ पे कैप्चर कर। अगर मेरी 10 रुपये का भी एफडी का इंटरेस्ट आया है, तो वहां पे शो कर दे। मेरी डिविडेंड की इनकम है, मैंने म्यूचुअल फंड में कितने ट्रांजेक्शन किए, शेयर बाजार, वो सारे यहाँ पे शो ऑलरेडी करते हैं हमारे एआईएस, ठीक है। चलिए, और जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना उर्जित पटेल साहब वाला, तो उसका एक स्टेटस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है पता है कि उसकी जो टर्म लोन चल रही है ना, वो 75 डेज ओवरड्यू चल रही थी एज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ पे 21 लिखा है, लेकिन हम 22 का ऑडिट करेंगे। तो 31 मार्च को उसका अकाउंट 75 डेज ओवरड्यू चल रहा था। तो पहले तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। कोई मुझे यस नो बता सकते हैं एलिजिबल है कि नहीं? अगर वो अकाउंट 75, चलिए मैं ऐसा बताऊं 89 डेज ओवरड्यू चल रहा है, तो चलेगा, मतलब एलिजिबल है कि नहीं वो पता होना चाहिए। चलिए इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन आपको ऐड करवाता हूँ। अगर मेरी टर्म लोन 75 ओवरड्यू चल रही है और सीसीए और 25 ओवरड्यू चल रही है, सीसीए अकाउंट 25 डेज ओवरड्यू चल रही है, और दोनों का जब मिला, मतलब
एग्रीगेट करते हैं तो 75 प्लस 25 तो कितने 100 डेज ओवरड्यू, और वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा। वो एग्रीगेट हमें ऐसे नहीं कैलकुलेट करना ओवरड्यू, इट इज अ डिफरेंट, मतलब दोनों को अलग अलग ही कंसिडर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ऐसी है कि अकाउंट 31 मार्च 2021 को स्टैंडर्ड होना चाहिए, बस सिर्फ सिंगल कंडीशन। वो अकाउंट अगर स्टैंडर्ड होगा देन इट इज एलिजिबल फॉर रिसर्च। ठीक है, चलिए। लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि अगर कोई अकाउंट 31 मार्च 2021, मतलब जो ये अकाउंट में क्या बताया, कंडीशन क्या है कि 31 मार्च 2021 को अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर कोई अकाउंट उसके बाद सैंक्शन हुआ है, वो कोई अकाउंट 31 मार्च 2021 के बाद कोई अकाउंट अगर सैंक्शन हुआ है तो वो एलिजिबल होगा कि नहीं? क्या लगता है? वो अकाउंट 31 मार्च के बाद कोई अकाउंट सैंक्शन हुआ है तो वो अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल होगा कि नहीं? कंडीशन क्या है? 31 मार्च को स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर वो अकाउंट एनपी, क्योंकि वो अकाउंट सपोज नया सैंक्शन हुआ है 31 मार्च के बाद, हाँ बताइए, होगा ना? डेफिनेटली नहीं होगा। और बैंकर आपके साथ क्या आर्गुमेंट करेंगे पता है? बैंकर ऐसा बोलेंगे कि 31 मार्च को अकाउंट था ही नहीं, मतलब एनपीए था ही नहीं, तो क्या था? स्टैंडर्ड। अगर वो अकाउंट एनपीए नहीं था 31, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो एनपीए तो था ही नहीं, तो क्या था? स्टैंडर्ड। लेकिन ऐसा नहीं, तो हमें कंसिडर उसके बाद भी कोई अकाउंट सैंक्शन हुए और वो रिस्ट्रक्चरिंग हुए तो यहाँ पे वो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो आरओ से जेडो से जितनी भी वो रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइन की, मतलब जितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आए ना, तो उसमें हमें सैंक्शन डेट देखी कि वो कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ। अगर वो 31 मार्च के बाद है तो इट इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनपीए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज कि वो अकाउंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हमारे उर्जित पटेल साहब है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो एलिजिबल हो गए कि नहीं? तो अभी के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ कंपल्सरी, और वो दोनों प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे। तो अभी के लिए ऐसा सोचते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ठीक है, तो होगा क्या मैं आपको बता दूं। जब मतलब ये जो हमारा बोरोवर था ना, तो उन्होंने जब एप्लीकेशन किया ना रजिस्टर, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन हुआ, मतलब सैंक्शन हुई ना, तब उन्होंने ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले ली। पता चला मैंने क्या बताया? अभी के लिए हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी इज कंपल्सरी, और हमारे केस में क्या हुआ है कि बोरोवर ने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ सैंक्शन जीएसटी नंबर उन्होंने ले लिया, तो एलिजिबल होगा कि नहीं? तो वो होगा, तो वो होगा। कंडीशन क्या लिखा है? कंडीशन आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि borrower entity is GST registered on the date of the implementation of the restructure। पता चला मैंने क्या बोला है?
कि borrower entity is GST registered on the date of the implementation of the restructuring. मतलब implementation date को अगर कोई borrower GST registration ले लेता है then it is eligible. लेकिन वापस वही है क्वेश्चन आएगा कि डेट ऑफ इम्प्लीमेशन हम किसे बोलेंगे, डेट ऑफ इम्प्लीमेशन हम किसे बोलेंगे। तो डेट ऑफ इम्प्लीमेशन के लिए कंडीशन उन लोगों ने क्या लिखी है, तो इम्प्लीमेशन तब माना जाएगा कब कि all related document including execution of necessary agreement between lending institution and borrower and co-letter provided by if any are completed by lender or consequently with the resolution plan being implemented. ऐसा एक वर्डिंग उन्होंने लिखा है। इन शॉर्ट ऐसा है कि मॉर्गेज फॉर्मेलिटी और एग्रीमेंट का जो एग्जीक्यूशन करना है वो जब कंप्लीशन होगा उस डेट को हम ऑन द डेट ऑफ इम्प्लीमेशन प्रिज्यूम करेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर मुझे एक मतलब चार्टर्ड अकाउंट हमारे प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन मतलब रेज किया था, तो ये हमने डेट हमने डिसाइड कर ली। तो उन्होंने एक डिसाइड जो पुराना वाला सर्कुलर था ना 6 अगस्त वाला, उन्होंने ये इम्प्लीमेशन डेट की डेडलाइन दी थी 31 मार्च 2021। तो उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेशन हुआ है तो इट इज एनपीए, मतलब एलिजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए फिर सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन इज द चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन गेट ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड बोरोवर। मतलब जो सैंक्शन में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में और बोरोवर के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन, तब हम उसे डेट ऑफ इम्प्लीमेशन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अपने सीबीएस में ऑलरेडी ये एज ऑन डेट मतलब जब सैंक्शन होता है ना तब वो सिस्टम में एंट्री डाल देते हैं, तो बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ऑलरेडी हो जाता है तुरंत ही। लेकिन बोरोवर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हुआ है कि नहीं वो कैसे पता करें, तो उसके लिए बैंक का हमें सर्कुलर देखना है कि सर्कुलर इसके बारे में क्या बता। अगर वो साइलेंट है तो सीए सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और अगर वो कंसोर्शियम में वो एडवांस है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे हमें करना है। ठीक है, चलिए फिर है हमारे उर्जित पटेल साहब, इस बार क्या है पता है कि डॉक्टर साहब है तो उसको तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है नहीं है। मतलब अगर वो डॉक्टर है और उसकी जो बिलो कैप है हमारे जीएसटी की उससे ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है फिर भी वो जीएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे उसका रिस्ट्रक्चरिंग होगा कि नहीं, तो यहाँ पे उसका रिस्ट्रक्चरिंग होगा कि नहीं, तो कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मतलब तब भी उसका अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है। अगर हमारा जो प्रोवाइडर है मतलब बोरोवर है वो ऐसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है जो एग्जाम है, जो सर्विसेज जीएसटी में एग्जाम है, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एससीजेड, ऐसे जिसमें वो कैटेगरी में फॉल हो रहा है वो एग्जाम कैटेगरी में, तब भी वो एलिजिबल होगा। लेकिन वो एग्जाम्शन हमें किस डेट का कंसीडर करना है, वो है 31 मार्च 2021 का। ठीक है, चलिए। लेकिन मेरे जैसा ऑडिटर वहां बैंक में जाएगा तो पता है क्या बोलेगा कि मुझे तो जीएसटी आता नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम कैटेगरी में है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बोरोवर से एक सेल्फ डिक्लेरेशन लूंगा। सेकंड इज सीए सर्टिफिकेट, अपने ही प्रोफेशनल वजह से एक सर्टिफिकेशन ले लूंगा कि मेरा जो क्लाइंट है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ टैक्स ऑडिट, इट इज नॉट अ कि वो एग्जाम कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि सपोज मेरा जो टर्नओवर है वो बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब सिर्फ 5 लाख का ही टर्नओवर हो रहा है, तो मुझे तो जीएसटी एप्लीकेबल है ही नहीं।
मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी के लिए वो शायद कितनी है 20 या 40 ऐसा कुछ है, 20-40 कि कुछ के लिए 20 रहेगा और कुछ के लिए 40 रहेगा, रिटेल ऐसे कुछ सेगमेंट, ठीक है। तो ये बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल होगा कि नहीं? तो ये भी अकाउंट एलिजिबल होगा। तो वहां पे सर्कुलर में क्या लिखा है वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है MSME that are exempt from GST registration determined on the basis of exemption limit outstanding as on 31st March 2021। ठीक है, अगर वो इस डेट को एग्जम्पशन कैटेगरी मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो इट इज आल्सो एलिजिबल। ओके, फिर वापस कैसे पता करेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम चल रहा है? वही सीए सर्टिफिकेट, सैट डिक्लेरेशन और पॉलिसी में अगर कुछ डिफरेंट ओपिनियन दिया है तो हमें पॉलिसी भी रिफर करनी है। ठीक है, चलिए सेकंड इंसिडेंस क्या रहेगा कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना हमारे बोरोवर का, तो उन्होंने क्या किया पता है? रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोरोवर ने एप्लीकेशन दी है 38 अक्टूबर 21 को और बैंक ने सैंक्शन किया है 31 दिसंबर 2021, मतलब 30 अक्टूबर 2021 को हमारे बोरोवर ने एप्लीकेशन दिया और दिसंबर में बैंक ने उसे सैंक्शन कर दिया। तो यहाँ पे कोई इश्यू है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कंडीशन क्या लिखी है? कंडीशन इज अकाउंट इज इन्वोक बाय 30 सितंबर 2021, मतलब 30 सितंबर 2021 को वो अकाउंट इन्वोक हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे अमित भाई वापस बोलते हैं कि इन्वोकेशन हम किसे बोलते? जैसे हमने इम्प्लीमेशन की डेफिनेशन देखी, तो यहाँ पे इन्वोकेशन की डेफिनेशन क्या है, चलिए वो भी देखें। तो इन्वोकेशन में क्या लिखा है कि इन्वोकेशन दैट मींस the lending institution and borrower agreed to proceed with the effort toward the finalizing restructuring plan to implement in the respect of the such borrower। in short ऐसा है कि उसकी एप्लीकेशन आ जानी चाहिए और उसका एप्लीकेशन आई है और दोनों पार्टी जब वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन आ गई और उसको एक्नॉलेज इश्यू किया है, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वोकेशन। ठीक है, इसीलिए मैं वापस आपको रिवाइज करवा। तो हमारे केस में क्या हुआ है कि 30 अक्टूबर को वो सैंक्शन हुआ, एप्लीकेशन दिया और दिसंबर में उन्होंने वो किया है, तो इट इज एलिजिबल। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दूसरी कंडीशन आरबीआई ने क्या डाली है पता, कि जब भी वो एप्लीकेशन देंगे ना बोरोवर, तो वो एप्लीकेशन के विद इन 30 डेज में उसको सैंक्शन करना है, मतलब उसको डिसीजन बोरोवर को हैंड ओवर करना है विद इन 30 डेज कि हम ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं या नहीं। वो विद इन 30 डेज में बैंक को डिसीजन ले ले। ठीक है, और जब भी ये अकाउंट सैंक्शन हो जाता है ना, सैंक्शन मतलब 30 डेज में उसने बैंक ने डिसीजन बता दिया कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे कि नहीं, मतलब सैंक्शन लेटर इशू कर दी। और जब भी ये सैंक्शन लेटर जब इशू होता है ना, जिस दिन को, उस दिन से 90 दिन में, उस दिन से 90 दिन में उसको इन्वोकेशन करना है। इन्वोकेशन हम किसे बोलेंगे? वो हमारी पुरानी वाली अभी हमने जो डिस्कशन किया कि एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूशन करना है, मतलब मॉर्गेज फॉर्मेलिटी कुछ करनी है, तो वो सारे एग्जीक्यूशन विद इन 90 डेज ऑन द डेट ऑफ द इन्वोकेशन, वो 90 दिन में करने। अगर यहाँ पे कोई भी ड्यू डेट फॉल हो रही है देन इट इज नॉट एलिजिबल। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ड्यू डेट। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि एप्लीकेशन डेट, तो एप्लीकेशन डेट मैक्सिमम 38 सितंबर 2021 को आ जानी चाहिए और उसके 30 दिन में 30 दिन में वो सैंक्शन करनी, और उसके 90 डेज में
उसको ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन इन्वोकेशन वाला पार्ट पोर्शन कुछ मॉर्गेज फॉर्मेलिटी वो सब करना है। तो वो मैक्सिमम डेट 29 दिसंबर 2021 तक रहेगी। ठीक है, तो ये सारी मतलब रेस्ट्रिक्शन है ना, ये डेट वाला रेस्ट्रिक्शन वो आरबीआई ने क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है कि जो 6 अगस्त वाला जो लास्ट ईयर का सर्कुलर है ना, उन्होंने वो सर्कुलर में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकर्स ने काफी सारे उसका मतलब मिस यूज किया है कि बैक डेट में ये सब हुआ है, ये सब काफी सारे। तो इसीलिए ये डेट वाला इस बार आरबीआई ने सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए। ठीक है, चलिए ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि आरबीआई ने जो एमएसएमई का सर्टिफिकेशन था उसको उद्यम आधार में कन्वर्जन के लिए 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया है। तो जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना उसका प्रोविजनिंग नॉस भी हमें देखना है, उसका प्रोविजनिंग नॉस भी हमें देखना है। तो जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना उसमें प्रोविजनिंग कितना लगेगा, तो वो 10% कि जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उस पर 10% प्रोविजनिंग हुआ है कि नहीं, वो हमें वो क्लोजिंग रिटर्न में वेरिफिकेशन करना है। लेकिन वो अगर बैंक वो प्रोविजन को रिवर्स करना चाहती है तो वो पॉसिबल है कि नहीं, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन वो कब है, वो तब होगा उसमें वो हम लोगों ने कंडीशन डाली है कि सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, ऐसा एक क्लोज डाला है उन्होंने, ऐसा एक क्लोज डाला। वो थोड़ी टेक्निकल ज्यादा है और हमारे टेन्योर में क्या होगा पता है, ये रिवर्सल वाला इशू नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा उसको स्किप करूँ, इसको मैं थोड़ा स्किप करूँ। लेकिन ये कंडीशन मैंने बताया ना कि कहाँ पे लिखी है, अगर वो आप 2 पेज वाला सर्कुलर देखेंगे ना तो वहां पे ये नहीं लिखी है। ये 1 जनवरी 2019 वाला जो सर्कुलर है ना वहाँ पैरा 15 में लिखी। अभी हमने बात की थी ना ऊंधियो वाला, ये ऊंधियो, ये कंडीशन वहां पे लिखी। ठीक है, चलो फिर एक सेंट्रल ऑडिटर वाला भी एक क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि सेंट्रल ऑडिटर को क्या वेरिफिकेशन करना है, लेकिन एज ए ब्रांच ऑडिटर भी हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो सपोज हम जिस बैंक का ऑडिट कर रहे हैं ना, उन्होंने ये उसने ये रिस्ट्रक्चरिंग एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग की जो गाइडलाइन है ना उसकी जो पॉलिसी है ना वो 15 जून 2021 को बनाई है। तो इसमें कुछ इश्यू है कि नहीं, तो इसमें भी इश्यू है। क्या इश्यू है, तो उन्होंने कंडीशन क्या डाली, कंडीशन ये डाली है कि बैंक को पॉलिसी फ्रेमिंग करनी है, कब करनी है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्कुलर। जिस दिन को ये सर्कुलर इश्यू हुआ है उसके विद इन 1 मंथ में बैंक को पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है। मतलब 5 जून को ये सर्कुलर इश्यू हुआ है तो विद इन 1 मंथ मतलब 5 मई को ये सर्कुलर इश्यू हुआ है और 4 जून को ये मैक्सिमम फाइनलाइज हो जानी चाहिए, पॉलिसी ड्राफ्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये सर्कुलर तो सपोज 5 मई को इश्यू हुआ है और ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि 31 मार्च 2021 को अकाउंट मतलब स्टैंडर्ड था और वो अकाउंट 1 मई से 1 अप्रैल से 5 मई जिस दिन सर्कुलर इश्यू हुआ है उस दोनों के बीच में अगर अकाउंट एनपीए हुआ है, पता चला मैंने क्या बताया कि कंडीशन क्या है कि 31 मार्च को अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि वहां पे वो 31 मार्च को अकाउंट स्टैंडर्ड था। सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि 89 डेज ओवरड्यू था, सपोज 89 डेज ओवरड्यू था और 1 मई को एनपीए हो चुका है। तो 1 मई को और
जिस दिन ये सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया 5 जून को, वो दोनों के बीच में अगर अकाउंट एनपीए हुआ है तो वो यहाँ पे वो एलिजिबल होगा कि नहीं? क्या लगता है? यस और नो? क्या बताया मैंने? पता चला ना कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा। और दूसरी प्रोबेबिलिटी चलिए मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से जिस दिन हमने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया उस दोनों के बीच में अगर अकाउंट एनपीए क्लासिफिकेशन हुआ है तो अपग्रेडेशन होगा कि नहीं? मतलब एनपीए हो गया तो स्टैंडर्ड होगा कि नहीं? क्या लगता है? कोई मुझे बता सकता? कोई भी आंसर दे, मतलब यस नो कुछ भी बता। यस और होगा। यस सर होगा। ओके, चलिए कंडीशन क्या है वो देखें। तो वो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग होगा, वो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग होगा। चलिए सीसी में क्या कंडीशन डाली है, क्योंकि ये सारे हमने जो पैरामीटर चेक किए ना वो सारे टर्म लोन के थे। तो सीसी में तो क्या होता है कि डीपीओ सब ही रहता है, मतलब कोई रीपेमेंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो उसमें आपको एडिशनल कंडीशन उन लोगों ने सीसी में ऐसी डाली है कि वहां पे आप डीपी प्लस और माइनस कर सकते हैं। मतलब पहले हम 90 दिन का वो डेटा क्रेडिट कंसिडर करते थे, वो उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, या मार्जिन डेटर्स में 40% था वो भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। सीसी में रिस्ट्रक्चरिंग में मैक्सिमम इतनी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन वो सारे हमने जो ये पैरामीटर चेंज किए ना उसको हमें हाफ ईयरली रिव्यू करना है। तो वो हुआ है कि नहीं वो हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। लेकिन और एक कंडीशन आरबीआई ने क्या डाली है पता है, कि जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ना वो अकाउंट कोविड की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग हमने इसको किया है, ऐसा एक कंडीशन है। ये जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वो ड्यू टू कोविड। सपोज हम ऐसा एक बोरोवर की अकाउंट मतलब वेरीफाई कर रहे हैं जो होटल इंडस्ट्री है। सपोज कोविड में क्या हुआ, होटल इंडस्ट्री सारी मतलब डाउन थी, सब बंद थे, लॉकडाउन था सेकंड में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोविड का इम्पैक्ट इसे हुआ है कि नहीं। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेशनल नोट्स जो बैंक ने बनाएंगे उसमें ऐसा क्लोज है कि नहीं, वो असेसमेंट हुआ है कि नहीं कि ये बोरोवर को कोविड का इश्यू हुआ है कि नहीं। तो हमें ये वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। चलिए एडिशनल कंप्लायंस क्या रहेगा, ये सर्टिफिकेशन ऑलरेडी हमारे वो सिग्नेचर में आएगा कि जितने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए हैं ना वो एज पर वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स 30 अगस्त 2021 की एक मास्टर डायरेक्शन, तो वहां पे वो लिखे गए कि इतने अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुए, इसकी अमाउंट इतनी है, वो सारे हमें एक डबल आएगा। तो हमें वो साइन करना है और वो कंसोलिडेटेड फिगर सेंट्रल ऑडिटर साइन, ठीक है। चलिए तो जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा एज पर बैंक पॉलिसी। तो बैंक ने अगर डिसाइड किया है कि उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% लगेगा तो लगेगा, तो एज पर बैंक पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी क्या रहेगी, मतलब एडिशनल मॉर्गेज लेना है कि नहीं, तो वो हमें पॉलिसी के ऊपर हमें डिपेंड रहना है एज पर पॉलिसी। तो हमने अभी तक जितना भी डिस्कशन किया है ना पूरा, तो ये उसकी पूरी समरी है। तो सिर्फ 8 कंडीशन थी और हम 2 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ 8 घंटे, मतलब 8 ही पॉइंट है। तो क्या क्या पॉइंट है हम थोड़ा रीवेंट कर रहे हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन थी, तो ये पूरी उसकी समरी। तो फर्स्ट कंडीशन इज वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब उससे पहले कोई रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट बोरोवर ने लिया नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन वो। सेकंड इज एमएसएमई में वो फॉल होना चाहिए अकाउंट 31 मार्च 2021 को। फिर उसकी जो एक्सपोजर लिमिट है वो 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। किस दिन की हमें वो बेंचमार्क लेनी है, तो वो 31 मार्च 21। फिर बोरोवर अकाउंट इज स्टैंडर्ड एज ऑन 31 मार्च।
ठीक है। फिर बोरोवर इज जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट टू वो एग्जाम्पशन कैटेगरी में आ रहा है या बिलो द टर्नओवर लिमिट में आ रहा है तब भी। फिफ्थ कंडीशन क्या है, अगर अकाउंट 1 अप्रैल से ऑन द डेट ऑफ इंप्लीमेशन, मतलब जिस दिन वो मॉर्गेज और एग्रीमेंट की जो फॉर्मेलिटी हुई है उस बिटवीन द पीरियड में वो इंप्लीमेशन हुआ है, एनपीए हुआ है, तब भी वो अपग्रेडेशन हो जाए, अपडेट हो जाए। सिक्स कंडीशन क्या रहेगी कि बैंक को एडिशनल 10% प्रोविजनिंग करना, ये जितने अकाउंट हुए हैं उसमें 10% प्रोविजनिंग करना। सेवन कंडीशन क्या रहेगी कि वो जो प्रोविजनिंग की है वो रिवर्सल कब होगी, तो वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड में वो अकाउंट दे रहा है तब वो अकाउंट की जो प्रोविजनिंग है वो रिवर्सल होगी। ठीक है। फिर क्या होगा, एज कंडीशन इज कि जो एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स है उसमें वो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो रही देन इट इज एलिजिबल फॉर एमएसएमई रिसर्च। ठीक है। अमित भाई कितना टाइम है, तो दूसरा सर्कुलर है अदर देन एमएसएमई वाला वो विद इन 15 मिनट्स में मैं कंप्लीट करवा सकता हूं। चलेगा सर, चलेगा। चलेगा 15 मिनट, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए। तो ये जो सर्कुलर दूसरा सेम डेट को 5 मई को इशू हुआ है जो है अदर देन एमएस, तो उसके 5 मई को हुआ है। उससे पहले कब इशू हुआ था, 6 अगस्त को। किस किस को एप्लीकेबल है हमने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया। उससे पहले कब हुआ था, 7 जून को हुआ 2019 को। तो कौन सा रिलेवेंट है हमारे लिए, सारे। ठीक है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए, इसलिए मैं थोड़ा उसको फास्ट ले। ठीक है। और जनरली हम क्या सोचते हैं कि एमएसएमई का पोर्टफोलियो ज्यादा रहता है, अदर एमएसएमई का पोर्टफोलियो थोड़ा कम रहता है। तो बैंकर ऐसा सोचते हैं कि हमारे लिए ये सर्कुलर इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एज ए ऑडिटर इसका भी हमें इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे है उसका बेनिफिट कैसे लिया होगा बैंकों ने या बोरोवर ने, ये भी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, हु इज एलिजिबल फॉर सर्कुलर। तो इंडिविजुअल हु हैव अवेल ऑफ पर्सनल लोन एक्सक्लूडिंग स्टाफ लोन। पता चला मैंने क्या बताया, इंडिविजुअल है जिसने पर्सनल लोन ली है और वो स्टाफ नहीं है, उसका अकाउंट ही यहाँ पे एलिजिबल होगा। ठीक है। लेकिन हमारे अमित भाई वापस पूछते हैं कि सर पर्सनल लोन किसे बोले, तो जनरली पर्सनल लोन का हमारा मतलब माइंड में कंसेप्ट क्या रहता है कि पर्सनल लोन मतलब अनसिक्योर लोन, कि जिसका हम पर्सनल नीड्स के लिए हम लेते हैं, सपोज शादी के लिए लिया है या टीवी फ्रीज के लिए हमने लोन लिया है, तो वो सारे हम अनसिक्योर्ड सोचते हैं। ठीक है ना, मतलब जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, प्राइमरी सिक्योरिटी भी नहीं है और कोलेटर सिक्योरिटी भी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए लिया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए लिया है, ऐसा हम पर्सनल लोन से बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन की डेफिनेशन है ना, उसके लिए हमें 4 जनवरी 2018 वाला जो सर्कुलर है ना XBRL रिटर्न करके, तो वो हमें वेरिफिकेशन करना, वहां पे पर्सनल लोन की डेफिनेशन दी गई। तो पर्सनल लोन के लिए हम अभी सोचते क्या थे कि अनसिक्योर लोन है, वो सब पैरामीटर, लेकिन वहां पे डेफिनेशन क्या दी है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी कि पर्सनल लोन इंक्लूड्स कंज्यूमर क्रेडिट, एजुकेशन लोन, लोन गिवन फॉर क्रिएशन एनहांसमेंट ऑफ इमूवेबल एसेट, दैट इज हाउसिंग लोन, लोन गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट, शेयर एंड डिबेंचर। तो अब इसका स्कोप कितना बढ़ गया, पहले हम ऐसा सोचते कि सब सिर्फ अनसिक्योर लोन के लिए मिले, और यहाँ पे क्या आ गया, एजुकेशन लोन भी आ गया, लोन गिवन फॉर हाउसिंग लोन भी आ गया। अगर किसी ने शेयर और डिबेंचर के लोन की लिया है तब भी ये रिस्ट्रिक्टरी होगा। ठीक है। लेकिन वापस वही आंसर क्वेश्चन वही, कंज्यूमर क्रेडिट किसे बोले,
तो वो डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई। तो कंज्यूमर क्रेडिट में क्या क्या लिखा है, तो वहां पे ऐसा लिखा है, लोन फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सारे पैरामीटर यहाँ पे इंक्लूड है। ये कंज्यूमर क्रेडिट की डेफिनेशन। तो गोल्ड लोन भी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है तब भी रिस्ट्रक्चरिंग होगा, ऑटो लोन होगा तब भी अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग होगा, प्रोफेशनल को लोन दिया है तब भी अकाउंट वो रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। एंड लास्ट इज क्या लिखा है, लोन गिवन फॉर अदर कंजम्पशन पर्पस, दैट इज सोशल सेरेमनी, मतलब अनसिक्योर्ड लोन भी रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, ये सेकंड कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल हु हैव अवेल्ड द लोन एंड एडवांसेस फॉर बिजनेस पर्पस and to whom lending institution have aggregate exposure not more than 25 crore as on 31st March 2021। मतलब ऐसी लोन है जो बोरोवर ने बिजनेस पर्पस के लिए लिए, जिसका एग्रीगेट एक्सपोजर एमएसएमई एग्रीगेट एक्सपोजर 25 करोड़ से कम है एज ऑन 31st March 2021। तो वहां यहाँ पे भी ये अकाउंट एलिजिबल होगा। और थर्ड ये कंडीशन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि स्मॉल बिजनेस इंक्लूडिंग एंगेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स, क्योंकि क्या है अब रिटेल और होलसेल बिजनेस है ना, वो भी एमएसएमई में क्लासिफिकेशन पहुंच, उसको भी हम एमएसएमई का बेनिफिट पास ऑन मिलेगा। फिर क्या लिखा है, अदर देन दोस क्लासिफाइड एमएसएमई, की जो एमएसएमई की गाइडलाइन अभी तक हमने जो अभी फर्स्ट सर्कुलर जो डिस्कस किए ना, अगर कोई अकाउंट एमएसएमई में रिस्ट्रक्चरिंग वहां पे एलिजिबल नहीं है एमएसएमई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो यहाँ पे वो एलिजिबल होगा। लेकिन सारे में कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया, देखिए एंड कर रहे, एंड टू होम लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैव एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ नॉट मोर देन 25 करोड़ एज ऑन 31st March 2020। ओके, चलिए कंडीशन क्या है कि 31st मार्च को अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर ऑलरेडी डिस्कस किए। ठीक है, फिर क्या है कि बैंक को अपनी पॉलिसी एज अर्लियर बनानी है, बट नॉट लेटर देन 1 May 2021। वो पॉलिसी है ना, वो 1 May 2021 से बाद की नहीं होनी चाहिए। वहां पे कंडीशन उन्होंने ऐसा डाली है कि नॉट लेटर देन 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलर, जिस दिन को ये सर्कुलर इशू हुआ है उसके विद इन 4 वीक में बैंक को अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क करनी है। ठीक है, वही सारी दूसरी कंडीशन, बैंक हैविंग स्ट्रेस अकाउंट इन कोविड, कि जो अकाउंट को ये बेनिफिट रिस्ट्रक्चरिंग का पास ऑन हुआ है उसको कोविड की इम्पैक्ट हुई है, ऐसा उसको एस्टेब्लिश करना है अप्रेजल नोट सारे। ठीक है, फिर क्या है, पॉलिसी डिफाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द बोरोवर, ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है, और जो पॉलिसी है ना वो बैंक को अपने वेबसाइट पे पब्लिश भी करनी है। मतलब क्या हुआ है पता है, आज ये पूरा हमारा डिस्कशन जब खत्म होगा ना, तब क्या है, हमें तो पता है कौन सी बैंक का हम ऑडिट कर रहे हैं, तो पहले उसकी बैंक की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाके ये दोनों सर्कुलर की पॉलिसी क्या बोली ना वो हमें डाउनलोड करनी है। और ये सारे पैरामीटर अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, वो सारे हमें रेडीमेड आज के दिन मिल जाएगा, क्योंकि सारी पॉलिसी बैंक अपने वेबसाइट पे नहीं लेती है, जो आरबीआई स्पेसिफाई करती है ना वही वेबसाइट पे वो पुटअप करती है। तो हमें क्या करना है, आज के दिन वो पॉलिसी डाउनलोड करनी है और सारे पैरामीटर क्या है पॉलिसी के फ्रेमिंग के, ये हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, फिर क्या है, वही पुराना वाली गाइडलाइन कि सैंक्शन और रिजेक्शन 30 डेज में उसको कंप्लीशन कर देना है, मतलब सैंक्शन करे या आगे बढ़े। फिर लास्ट डेट ऑफ इन्वोकेशन क्या रहेगा, 31 सितंबर 2021। ठीक है, चलिए, और रिजोल्यूशन प्लान में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें क्या है पता है कि जो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू हुआ है ना, मतलब FITL, तो वो भी FITL भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन FITL, तो वो भी अगर वो ये फ्रेमवर्क में
करना चाहते हैं लैंडिंग तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन उन्होंने क्या लिखा है पता है कि जो मॉनेटरी पीरियड मतलब बोरोवर को पास ऑन करना है ना, वो मैक्सिमम 2 ईयर तक पास ऑन करना है। मैक्सिमम 2 ईयर तक वो मॉनेटरियम दे सकते हैं, 2 साल से ज्यादा का वो मॉनेटरियम बोरोवर को नहीं दे सकते। तो हमें वो वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी, एक एडिशनल कंडीशन उन्होंने ये डाली है कि जो अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग में ये अदर देन एमएसएमई में जो अकाउंट फॉल हो रहा है, वो अकाउंट अगर प्रीवियस जो सर्कुलर है वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है और वहां पे जो मॉनिटरियम है वो 2 साल से कम का है, तो रिमेनिंग पार्ट का यहाँ सेकंड सर्कुलर में, ये 5th में वाला सर्कुलर में वो बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन वो एग्रीगेट जब करेंगे, फर्स्ट वाला सर्कुलर का मॉनिटरिंग और ये रिवाइज वाला, वो दोनों का मॉनिटरिंग हम जब कंसीडर करेंगे, इट इज नॉट मोर देन 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर तक। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, ओटीआर वाली वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने रिलैक्सेशन दिया कि अगर पुराने सर्कुलर में अगर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, वहां पे मॉनिटरिंग सपोज 1 साल का दिया है, तो यहाँ पे सेकंड सर्कुलर में भी वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 2 ईयर, दोनों मिला। ठीक है, चलिए। फिर इम्प्लीमेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। फिर यहाँ ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है पता है, अपग्रेडेशन ओनली व्हेन एनपीए बिटवीन इन्वोकेशन डेट एंड इम्प्लीमेशन डेट। मतलब क्या हुआ है पता है, एमएसएमई में क्या गाइडलाइन थी, 1 अप्रैल से इम्प्लीमेशन डेट। इसीलिए मैंने वो एग्जांपल आपसे लिया था कि अगर कोई अकाउंट 1 अप्रैल में एनपीए हुआ है और जिस दिन सर्कुलर इश्यू हुआ या जिस दिन की बैंक ने पॉलिसी फ्रेमिंग किया है, वो दोनों के बीच में अगर अकाउंट एनपीए हुआ है तो एमएसएमई होगा तो अपग्रेड होगा। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ इन्वोकेशन और डेट ऑफ इम्प्लीमेशन, वो दोनों के बीच में अगर अकाउंट एनपीए हुआ तब भी अपग्रेडेशन, वरना नहीं। ओके, चलिए। फिर कंडीशन क्या रहेगी भाई, 10% प्रोविजनिंग वाले रिवर्सल कब होगा, जब वो 50% और 20% अमाउंट पे कर देगा तो 50% प्रोविजनिंग रिवर्सल होगी और रिमेनिंग 10% मतलब 20 + 10% वो दे रहा है, तो रिमेनिंग 50% प्रोविजनिंग भी रिवर्सल, मतलब 30% को पेमेंट कर देगा तो वो 50% 100% वो रिवर्सल हो सकता है प्रोविजनिंग। चलिए, ये सारा कंडीशन हमने कि कोविड का इम्पैक्ट हुआ है, वो सारे जो कंडीशन है वो एज इट इज सेम रहेगा। फिर सीसी में क्या रहेगा, वन टाइम मेजरमेंट करना है कि वो मार्जिन कितना रखेंगे, प्लस माइनस करना है, तो वो सारे पैरामीटर इसमें भी वो सेम है जो एमएसएमई के वही। फिर पॉलिसी उसको अपने वेबसाइट पे डालनी है, फिर डिस्क्लोजर उसे सारे डिस्क्लोजर नॉर्म्स उसके बताने, मतलब वो भी एक हमारा सिग्नेचर का एक सर्टिफिकेशन का पार्ट रहेगा। और दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या मतलब स्पेसिफिकली डाली है, तो उन लोगों ने जैसे हमने पहले मतलब फर्स्ट स्लाइड में डिस्कशन किया है ना कि जब आप ये अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले उस दिन का वो बोरोवर का सिबिल निकाला। तो आरबीआई ने ऑलरेडी गाइडलाइन में लिखा है कि जितने भी ये अकाउंट ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग किए हुए हैं, वो अकाउंट को आपको सिबिल में ड्यू टू कोविड रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है ऐसा आपको रिपोर्टिंग करना है। बैंकों को सिबिल को ऐसा रिपोर्टिंग करना है कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, क्योंकि ये बोरोवर जब सेकंड टाइम किसी के पास लोन लेने जाएगा ना और वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा है कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो उसको दूसरी बार कोई लोन नहीं देगा। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा कोई ये कंडीशन, इसीलिए आरबीआई ने स्पेसिफाई की है कि आपको स्पेसिफिकली ऐसा रिपोर्टिंग करना है कि रिस्ट्रक्चरिंग ड्यू टू कोविड-19, कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है लेकिन इसकी वजह से। ठीक है, ये वो चार्ट वाला कि जैसे हमने एमएसएमई वाला देखा ना, ये सारी कंडीशन इसमें आ गई। ठीक है, तो पहले पर्सनल लोन होना चाहिए,
अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग कोविड ड्यू टू 19 होना चाहिए, ड्यू डिलीजेंस एज पर पॉलिसी बैंक ने की होनी चाहिए, पॉलिसी अपने वेबसाइट पे डालनी है, फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन उसको सैंक्शन करना है, फिर इन्वोकेशन लास्ट डेट कौन सी रहेगी 30 सितंबर, मैक्सिमम 2 साल का उसको मॉनिटरिंग मिलेगा इंक्लूडिंग रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0, मतलब पुरानी वाली गाइडलाइन के उसको इंक्लूड, मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। फिर इम्प्लीमेशन विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन, मैक्सिमम कौन सा डेट रहेगा 29 दिसंबर। अपग्रेडेशन कब होगा, इन्वोकेशन डेट और इम्प्लीमेशन दोनों के बीच में अगर एनपी हुआ तब भी ओनली तभी वो अपग्रेडेशन होगा। 10% प्रोविजनिंग करनी है, और फिर डिस्क्लोजर नॉर्म्स में हमें डिस्क्लोज करना है, मतलब एनुअल अकाउंट में वो पब्लिश होगा और हमारा जितने ब्रांच का होगा ना वो हम एज ए सर्टिफिकेशन में देंगे और वो सेंट्रल ऑडिटर उसको कंसोलिडेट फिगर करके एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करेंगे। फिर जैसे मैंने बताया कि वो सीआईसी मतलब सिविल को रिपोर्टिंग स्पेसिफाई फॉर्मेट में कि ये अकाउंट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है लेकिन ड्यू टू कोविड हुआ, उतना ही हमें करना है। चलिए, और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। Thank you very much, sir. Members may raise their queries, please. लगता है सर सबको एकदम डिटेल में समझ में आ गया है। I request Abhishek sir to propose a vote of thanks to Gopal sir, please. Hello. Yes, Abhishek, please. I would like to thank Navsari branch of WIRC of ICI for giving me an opportunity to give vote of thanks. I would like to thank CA Gopalji for giving fruitful discussion and how to read all the circulars regarding bank audit, and we have also heard him before, and he is very guiding person. And I would like to thank all the members who are present here for listening it fruitfully and patiently. Thank you. एक चैट बॉक्स में काफी सारे कुछ क्वेश्चन है कि नहीं वो मैं देख। एक आया है सर। हाँ, Is it really possible to verify this much aspect of restructuring, particularly when time provided in branch audit is such less? मतलब क्या बताना चाहते हो, मुझे थोड़ा पता नहीं चल रहा है। सर जो टाइमिंग है ना बैंक ऑडिट का वो बहुत कम है, तो ये सब रिस्ट्रक्चरिंग की गाइडलाइंस पॉसिबल है वेरीफाई करने के लिए? हाँ, वो थोड़ा ऐसा है ना कि एक्सरसाइज थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, और ऐसा है कि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग है ना वो आप ऐसा बता नहीं सकते कि ये हमने सैंपल में नहीं लिए, उसको कंपलसरी आपको लेना है, मतलब वेरिफिकेशन करना है। अगर सपोज 5 अकाउंट ये तो क्या है, मैंने उतना डिटेल में क्यों वेरीफाई मतलब डिस्कशन किया है कि उतने सारे पैरामीटर तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके रास्ते क्या है ना, इसीलिए मैंने उसके लिए जितने भी रास्ते थे ना कि आप उसको वहां से कैसे कैच करेंगे, कैसे उसको वहां पे वेरिफिकेशन करेंगे। सपोज 25 करोड़ वाली लिमिट है तो मैं वो सिविल से देख लूँ, तो वहां पे मुझे अब दूसरे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करना ही है, और सपोज उसकी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, प्रोविजनल बैलेंस शीट अगर बैंक ने ली है तो मैं वहां से कैच कर लूंगा। वहां पे मतलब सिर्फ वो कंडीशन एक तो मुझे पता होनी चाहिए और कहाँ से मैं वो वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, वो दोनों अगर मेरे क्लियर आइडिया है तो मैं इजीली विद इन इतने मतलब ये क्या है, मैंने डिटेल में इतना डिस्कशन किया 2 घंटे तक 2 पेज का सर्कुलर, इसीलिए इतना मतलब लग रहा है आपको, लेकिन इसके वेरिफिकेशन में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। हार्डली रिस्ट्रक्चरिंग का पोर्टफोलियो सपोज 10 अकाउंट होगा ना, तो आप एज ए प्रोफेशनल आप खुद ये वेरिफिकेशन करेंगे ना तो 10 अकाउंट आपके विद इन 1 डेज में हो जाएंगे सारे। Is there any query? Thank you very much, sir. Meeting on purpose. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much.